जेएनयू में देश विरोधी नारे लगने का मामला आज एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने 3 साल के बाद, करीब 3 साल के बाद इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी और सवाल उठने लगे हैं इसकी टाइमिंग को लेकर और सवाल उठने लगे हैं इस बात को लेकर कि क्या अगर इस चार्जशीट में इस बात का जिक्र है कि फॉरेंसिक जांच में तमाम वीडियो सही थे तो ऐसे लोगों को क्या देशद्रोही माना जाएगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुनील चोपड़ा सीपीआई-एम के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, नवीन कुमार बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, विक्टर डिसा जो कि जेएनयू के स्टूडेंट लीडर रहे हैं और कन्हैया कुमार के वकील हैं वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, टीआर कक्कड़ फॉर्मर दिल्ली पुलिस कमिश्नर हमारे साथ हैं, राघव अवस्थी आरएसएस विचारक और भारत कटाना एबीवीपी स्टूडेंट लीडर हमारे साथ चर्चा में हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। विक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि जितने भी वीडियोस थे उनकी फॉरेंसिक जांच हुई और वो सही निकले हैं। ऐसे में क्या जो आरोप थे वो सही माने जाने चाहिए या अभी अदालती प्रक्रिया का इंतजार करना होगा? सुशांत जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये सारी जो न्यूज आ रही हैं अभी, जो भी इनपुट्स हमारे पास में आ रहे हैं, मैं खुद कन्हैया का कौंसल हूं तो अभी तक हमें चार्जशीट की कॉपी मिली नहीं है। ठीक है ना, टेक्निकल है वो मिल जाएगी, उसके बाद हम लोग देखेंगे उसमें क्या क्या चीज है क्या क्या नहीं है। रही बात जो वीडियो फुटेज की बात है कि वो कहा जा रहा है कि यदि ठीक है जेन्युइन पाई गई है तो उसमें खूब सारी वीडियो फुटेज है। अब चार्जशीट को जब हम लोग अच्छे से देखेंगे क्या क्या उसमें मटेरियल है, क्योंकि आप देखिए ना, हैरानी की बात यह है कि 9 फरवरी 2016 का इंसिडेंट था, 3 साल पूरे लग जाते हैं चार्जशीट फाइल होने में। सर, मैं उसके वक्त पर आऊंगा, लेकिन सवाल यह है, दिल्ली पुलिस ये कह रही है कॉलम 11 में, जिसका मतलब ये होता है कि जिन लोगों के नाम कॉलम 11 में हैं उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं और जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें देशद्रोह का भी जिक्र है। यानी अगर कन्हैया कुमार का नाम जो कि उस कॉलम 11 में है, उमर खालिद का नाम उस कॉलम 11 में है और पुलिस कह रही है कि देशद्रोह को लेकर पुख्ता सबूत हैं, तो इसका मतलब वो वीडियोज होंगे जहां पुलिस को ये लग रहा है कि उन्होंने ऐसे आरोप लगाए हैं। ऐसे में फिर कन्हैया कुमार खुद को कैसे डिफेंड करेंगे? पहले तो कह रहे थे ना ये वीडियो गलत है, डॉक्टर्ड है। सुशांत जी, मैं ये कह रहा हूं कि अभी वही बात कर रहा हूं कि कितनी वीडियो फुटेज है, काफी सारी वीडियो फुटेज है। पहली बात तो एक ये है। दूसरा, जो चार्जशीट में वो सारा मामला लेकर आएंगे अपना, हमें बताएंगे। एक और उदाहरण दे दूं मैं आपको, बीच में क्या हुआ था, एक इंसिडेंट बीच में इस दौरान के बाद एक इंसिडेंट हुआ था कि एक कंप्लेंट केस जो है गुजरात में फाइल हुआ था, जिसको मैंने खुद परस्यू किया था और उस कंप्लेंट केस में ये कहा गया था, कन्हैया के खिलाफ ये एलिगेशन लगाए गए थे कि कन्हैया ने देश की सेना को गालियां दी है, जबकि उस केस में कुछ नहीं था और उसको मैं खुद गुजरात जाकर डिसमिस करवा कर आया हूं। तो अभी हम लोग इस पे देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। अभी तो मीडिया के हवाले से हमें काफी सारी बातें सुनने को मिल रही है। ठीक है, तो सुशांत जी, मुझे लगता है कुछ दिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, सारी चीजें खुल के जरूर आएंगी सामने। ठीक है, और ये अच्छी बात है कि चार्जशीट फाइल की। टीआर कक्कड़ साहब, मैं एक चीज पहले आपसे समझना चाहता हूं, इससे पहले कि बाकी मेहमानों पर जाऊं, कि अमूमन 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है। यहां पुलिस को 1000 दिन से ज्यादा लग गए चार्जशीट दाखिल करने में। क्या यह मामला इतना मुश्किल था कि सबूत जुटाने में, जो कैंपस के अंदर लोग हैं उनकी गवाही लेने या वीडियो डॉक्टर्ड है या नहीं इसकी फॉरेंसिक जांच कराने में 1000 दिन से ज्यादा लग जाते? देखिए, ऐसा है कि 90 दिन का टाइम है जबकि चार्जशीट फाइल करनी चाहिए, लेकिन अगर इसमें समय लग रहा है कई कारणों से, वो कोर्ट के सामने रखने पड़ते हैं और कोर्ट फिर उसको आगे परमिशन देती रहती है। तो ये मतलब एक ऐसा केस था जिसमें कि एविडेंस पूरा नहीं आ रहा था, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की ओपिनियन में देर लग रही थी। तो हर स्टेज पर दिल्ली पुलिस ने कंसर्न मजिस्ट्रेट से एक्सटेंशन ली है। तो ये कोई ये होता है, बहुत सारे केसेस में होता है। ये तो आम जनता कहती है कि 90 दिन में चार्जशीट बहुत कम केसेस में फाइल होती है। परमिशन की, कोर्ट की परमिशन से हम लोग उसको आगे बढ़ाते रहते हैं और जब देखते हैं कि पुख्ता सबूत आ गए और ये चार्जशीट फाइल हो सकती है और इस चार्जशीट को हम कोर्ट में डिफेंड कर सकते हैं, तो तब चार्जशीट फाइल कर जाती है। ठीक है सर, एक चीज फिर ये बताइए, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, कोर्ट की परमिशन सर, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये चार्जशीट में 1000 दिन से ज्यादा का वक्त इसलिए लगा कि 2019 के ठीक पहले इसको रखना था ताकि देशद्रोह बनाम देशभक्ति की लड़ाई को हवा दी जा सके और चुनाव में मुद्दा बन सके। आप मानते हैं ये एक वजह हो सकती है कि इतनी लेट से ये चार्जशीट रखी गई और अब रखी गई 2019 में आकर?
अगर ये प्रश्न मेरे लिए है तो मैं पॉलिटिकली क्या है मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इस केस में ड्यू परमिशन, कोर्ट्स की परमिशन के साथ उनको एविडेंस गायब दिखाते रहते हैं तो परमिशन से ये हुआ, अब 19 हो गया तो ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है मेरे लिए। अब पॉलिटिकली किस तरह रीड करेंगे ये लोग, वो पॉलिटिशियन की मर्जी है। ठीक है, नवीन कुमार जी आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरोप यही लग रहा है कि आप लोगों ने जानबूझकर 2019 में ठीक चुनाव के पहले ये चार्जशीट दाखिल करवाई ताकि एक बार फिर से सवाल उठें, एक बार फिर से देशद्रोह बनाम देशभक्ति का मुद्दा बने और इसका फायदा बीजेपी को मिले। सुशांत, ये तो अपोजिशन का तो यही काम होगा ना, आरोप लगाने का। नक्सल, अर्बन नक्सलियों के खिलाफ चार्जशीट सबमिट हुई और जो प्रधानमंत्री की हत्या करना चाहते थे उसमें कहा कि जल्दी क्यों कर दिया आप। दूसरी बात, ऐसे लालू यादव को तो वैसे 25 साल लगे जेल जाने में, लेकिन ऐसे बहुत सारे केस गिना सकता हूं। उसी सरकार ने जब चार्जशीट सबमिट करी तो कहते जल्दी कर दी, और देर से करी तो कहते हर देर से कर दी। हर चीज में पॉलिटिकल एंगल ढूंढने की आवश्यकता क्यों? आपको जुडिशियल सिस्टम पर विश्वास होना चाहिए, कानून पर विश्वास होना चाहिए, देश के संविधान पर विश्वास होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि गलत है तो आपने पहले इसका विरोध करना चाहिए था, कहना चाहिए चार्जशीट जल्दी से सबमिट कर दो। जैसे जैसे फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट किसी एक लैब से टेस्ट में होती है। इसकी एक वजह और है, आप जो कह रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक रख सकता हूं, लेकिन एक वजह और है। विक्टर डिस्सा बैठे हैं जो कि कन्हैया कुमार के वकील भी हैं और उनको भी अभी चार्जशीट की कॉपी नहीं मिली है, लेकिन कुछ सेलेक्टिव जानकारी जो है वो मीडिया में लीक कर दी गई। जैसे फॉरेंसिक जांच हुई वीडियोज की, वो सही मिले, इसमें कन्हैया कुमार के खिलाफ भी वीडियो मिल गया है और फलाना चीजें। तो इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब अभी चार्जशीट दाखिल ही हुई, ये तमाम सेलेक्टिव जानकारी बाहर कैसे आई? जब चार्जशीट सबमिट होती है सुशांत कोर्ट के अंदर, तो अगर ये जितने भी एक्यूज हैं वो चाहे तो चार्जशीट की कॉपी ले सकते हैं ना, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। कोर्ट से लेनी पड़ेगी, इनको मिल जाएगी। पर आज नहीं मिली है सर किसी को। पुलिस स्टेशन से लेकर के जुडिशियल ऑफिसर को कोर्ट में जाने तक एक प्रोसेस है जिसमें कई सारे जगह से होकर के चार्जशीट सबमिट होने जाती है, बहुत सारी जगह से निकलती है। और इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म में हमने बहुत बार किया है, हर किसी को आवश्यकता और जानकारी लेने की उत्सुकता होती है कि कैसे इसके अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण पहलू है हम जान लें। और अच्छा है किसी जर्नलिस्ट ने जाना तो उसको क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन चार्जशीट में क्या है क्या नहीं ये हमें नहीं मालूम है। ये इस प्रकार की चार्जशीट नहीं है जैसे कि पंजाब के अंदर 67 लोग मारे गए और चार्जशीट सबमिट होने से 10 दिन पहले कह दिया गया कि इसके अंदर ये लोग दोषी है, ना मट्टू दोषी है, ना जो सिंधु की पत्नी दोषी है, ना सिद्धू दोषी है। चार्जशीट सबमिट होने के 15 दिन पहले बता दिया गया। ऐसा तो किसी ने नहीं कहा ना। चार्जशीट सबमिट होने के बाद आप कह रहे हैं कि इसके अंदर ये दोषी है, ये नहीं है, ये पाया गया नहीं पाया गया, ये तो कोई भी जानकारी ले सकता है। लेकिन एक प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना चाहिए, जो किया है सरकार ने, जो पुलिस ने किया है, जो जुडिशियल सिस्टम ने किया है, उस पर विश्वास होना चाहिए। इसके अंदर अविश्वास की भावना क्या है? सुनील चोपड़ा जी टुकड़े टुकड़े होंगे चार। सुनील चोपड़ा जी जो बात नवीन जी कह रहे हैं कि जब अर्बन नक्सलियों पे कार्रवाई हुई तो कहा गया इतनी जल्दी क्यों है। अब अगर इस मामले में पुलिस कदम रख रही है तो कहा जा रहा है इतनी देरी किसी क्यों ने हुई? इनको इंटरप्ट नहीं किया था। आप जो बीच में बोल रहे हैं दाल में काला है, ये आप किसको कह रहे हैं? मैं तो बोला ही नहीं भाई, ये किसने कह दिया बोल रहे हैं? ये न्यूज एंकर बोल रहे हैं साहब। उनको अगर वो उनको भी उल्टी बंद करना है, क्या चाहते हो? कह रहा हूं जो आप इस देश के अंदर यही काम करेंगे क्या? मेरा ये कहना है कि इस केस में क्या आज प्रधानमंत्री के एक एक जुमले पे कोई विश्वास रहा नहीं है। इसमें प्रधानमंत्री कहां से आ गए? और मैं इंतजार करूंगा कोर्ट के ट्रायल और कोर्ट के जो नतीजे। सुनील चोपड़ा जी ये क्या है? आप लोग हर चीज में प्रधानमंत्री को खींच के ले आते हैं, इसमें प्रधानमंत्री कहाँ है? हिंदुस्तान के खिलाफ इसमें प्रधानमंत्री कहाँ है? अगर दिल्ली पुलिस कह रही है कि वीडियोज जो है वो डॉक्टर नहीं है, तो क्या वो सीएफएसएल की रिपोर्ट प्रधानमंत्री ने तैयार करा दी क्या? एक नहीं है और पूरा रफाल केस चल रहा है। अरे रफाल छोड़िए ना सर, मैं इसमें बात कर रहा हूँ। मैंने डिबेट रफाल तो नहीं रखी है, मैंने डिबेट रफाल तो नहीं रखी है।
क्या कहा है? पॉलिटिकल आप इस पर बात नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री का नाम देंगे फिर कहेंगे आप पीछे फंसे हुए हैं। ये रफेल का नाम देंगे कहेंगे पीछे में दोनों। ये सुनील चोपड़ा खा लिया भाई। जी, सुनील चोपड़ा देश के अंदर ऐसी जी, प्रधानमंत्री को छोड़िए और राफेल को छोड़िए। मेरा सवाल यह है कि अगर वीडियोस डॉक्टर्ड नहीं है और जो लोग क्यों वीडियोस छोड़े? में जो नारे लग रहे हैं वो सही लगाते दिख रहे हैं, वही नारे लगे हैं, तो क्या ये देशद्रोह का मामला नहीं बनेगा? एक छात्र नेता के मामले को जिसका चार्जशीट उसके वकील को नहीं मिला है। तो ऐसी सर ऐसी कई चीजें होती हैं। उस एक्यूज के साथ बैठ करके बनाई जाएगी क्या? क्या बात करते हो आप? आपको जानकारी है कुछ क्या? हर मामले में रफेल मिस्टर यही सब कुछ। आप कभी कानून का पालन नहीं करेंगे, संविधान का भी पालन करेंगे नहीं करेंगे? ये नक्सलियों की तरह देश को बर्बाद करेंगे। इंतजार करेंगे तब तक कुछ नहीं कहेंगे। सर मैं आपसे ये कह रहा हूं, ठीक है, आप तो कोर्ट पर भी सवाल उठाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय पर भी सवाल उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज पर भी सवाल उठाते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों आप को। देशद्रोही हैं जो इस तरह ये के कोई लीक तरीका करते नहीं हैं। है। जो मन में आता है बकने लगते हैं। आपका कोई भी आप देशद्रोही वक्तव्य बिना हैं। प्रधानमंत्री को गाली ये दिए लीक किसने शुरू नहीं किया होता, है? खत्म नहीं होता। इंक्वायरी हो। ये है आपकी पीड़ा। सर मुझे एक बात बताइए सर, प्रधानमंत्री चोपड़ा जी, अभी कुछ दिन पहले कुछ पत्रकार बता रहे थे कि आलोक वर्मा के टेबल पे कौन कौन फाइलें थी जो जिस पर वो जांच करवाने वाले थे। वहां उनके टेबल पे फाइलें कौन थी ये पत्रकारों को पता चले तो ठीक है, और यहाँ एक चार्जशीट के अंदर क्या जानकारी है ये पता नहीं लग सकता, और जिसको पता लग गया वो देशद्रोही है। ये कमाल की बात कर रहे हैं। कई पत्रकारों को पता लगता है, जानकारी निकाली जाती है। उसको पता नहीं लगा ये लीक हुआ है। डोंट से। अगर लीक हुआ है, मैं कह रहा हूं लीक भी हुआ है, मैंने ये सवाल उठाया था, मैंने कहा लीक भी हुआ है। और अगर ये जानकारी सही है तो क्या अगर वीडियो सही है तो देशद्रोह का मामला है या नहीं है, ये बताइए। कभी पत्रकारिता हुई नहीं भाई। कोर्ट बताएगा। 30 साल तो हमने भी किया है। आप कौन होते हैं कहने के लिए? ये कोर्ट बताएगा। और अरे जब आप कौन होते कन्हैया हो? अपना चुनाव आप कौन होते जीत के प्रधानमंत्री आएगा पार्टी तो के आप सवाल उठाने वाले? शर्म में डूबेंगे। आप कौन होते देश के संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल आप उठाने वाले? डूबेंगे आप कौन होते शर्म हो इस देश के संविधान का अपमान करने राघव वाले? अवस्थी, कौन होते मुझे हैं? ये आप समझाइए, कौन नक्सल? ये आजकल का आप ट्रेंड है, वही हर हो चीज में प्रधानमंत्री जो झूठ मोदी और बोलते राफेल। हैं। अरे हम इस देश के नागरिक हैं, लेकिन अगर नक्सली वीडियो बात सही नहीं है, है। वीडियो सही है तो क्या ये मामला देशद्रोह का बनेगा नहीं बनेगा, या अभी हमें अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए जैसा सुनील चोपड़ा कह रहे हैं? संविधान से कोई प्रेम नहीं है। बिल्कुल सर, मैं बताता हूं आपको। हाँ, मैं राघव आपको बोलिए। बताता हूं, जहां तक सुनील चोपड़ा जी का सवाल है, उनको लगता नहीं लॉ की कोई नॉलेज है, उनको लॉ की कोई नॉलेज नहीं है। और जो वो लोग वो जो है सुबह सुबह अपना अखबार पढ़ लेते हैं, बिना टॉपिक देखे सुने अपने आप बातें करते रहते हैं। सच तो ये है कि इस चार्जशीट से लगभग साबित हो गया है कि देशद्रोह के नारे लगाने वाली भीड़ में कन्हैया कुमार शामिल थे। कन्हैया कुमार शामिल थे। अब जहां तक वकील साहब का सवाल है, वकील साहब भी लगता है राजनीति ज्यादा कर रहे हैं, वकालत कम करते हैं। बिल्कुल जब चार्ज पे आर्गुमेंट्स होंगे उससे पहले उनको सर्विस करी जाएगी चार्जशीट की, और फिर उसको पढ़ के वे आर्गुमेंट्स कर सकते हैं। और यहाँ पर जो समझने वाली बात है, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट है कि वीडियो असली है। राघव अवस्थी, अब मुझे दो बातों का जवाब दीजिए। झूठ बोल रहे हैं। राघव जी मुझे दो बातों का जवाब दीजिए। राघव देश की जनता जान रही है। राघव मुझे दो बातों का जवाब दीजिए। एक मिनट चोपड़ा साहब रुकिए जरा, चोरी वहां पर क्या चोपड़ा साहब रुकिए जरा। गैंग के साथ राघव मुझे ये बताइए, आपने अभी अभी कहा, उसमें आपने कानों में तेल डाल रखा था क्या? एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। राघव अभी अभी आपने कहा कि जो चार्जशीट आई उससे लगभग ये साफ हो गया कि ये मामले में कन्हैया कुमार और बाकी लोगों ने इस तरीके के नारे लगाए और ये देशद्रोह का मामला है। पर आपको भी पता है कई मामलों में चार्जशीट दाखिल होती है, फिर सुनवाई होती है, फिर वो जो सबूत रखे गए वो पुख्ता नहीं होते और लोग जो है वो बरी हो जाते हैं। तो सिर्फ चार्जशीट के आधार पर ये कैसे मान लिया जाए कि ये मामला सही है? वो वीडियोस कौन से हैं जो कि सीएफएसएल में सही पाए गए? ना आपको पता ना मुझे पता, तो कैसे मान ले कन्हैया कुमार? चार्जशीट के आधार पर देखिए, अभी तो 25 साल बाद जेल गया, अभी 25 तो साल चार्जशीट लालू यादव जैसे को जेल जाने में मैं- चार्जशीट के आधार पर अभी जो चोपड़ा जी जवाब और जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ये सुनिए पी सर, चिदम्बरम, सुनिए। उनकी पत्नी, जहां उनका तक बेटा सब चार्जशीट जमानत का पर सवाल है, है, इसलिए भाग रहे हैं। इस चार्जशीट में और उस चार्जशीट में बहुत डिफरेंस है। कैसे? सबसे बड़ा फर्क यह है कि यहां पर सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो एक नॉन पार्टिजन एजेंसी है, जिसमें सब प्रोफेशनल है और जिसमें पूरे देश को विश्वास है, उसने सर्टिफाई किया मीडिया रिपोर्ट के आधार पर, आज की तारीख में कह रहा हूं,
उसने यह सर्टिफाइड किया है कि जो वीडियो है जिसमें सेडिशियस स्लोगन लगाए गए हैं, उसके बाद सेडिशन का चार्ज लगाया गया है, वो वीडियोज असली हैं। तो मैं केवल इस बिना पे कह रहा हूं, ये सच बात है। आज ये मीडिया की रिपोर्ट है सर, लेकिन हमारे पास भी ये जानकारी नहीं है जो कि सीएफएसएल ने जिन वीडियोज को सही बताया, ऑथेंटिक बताया, उसमें नारे लगने की बात ऑथेंटिक है, लेकिन वो नारे किसके मुंह से लगते दिख रहे हैं ये पुलिस को पता चल पाया नहीं चल पाया, ये हमको भी नहीं पता अभी चार्जशीट में क्या है। सीएसएफएसएल ने सुशांत अभी चार्जशीट पढ़ी किसने? मैं तो एक बात सुनिए, अभी चार्जशीट फाइल हुई है, जब वीडियो की ऑथेंटिसिटी पर टप्पा लगाया गया है और सेडिशन का चार्ज लगाया गया है, के सामने उसके बाद और कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि और सुनीत चोपड़ा जी जो चार्जशीट को चार्ज में कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं, ठीक है, यानी कि प्राइमा फेसी केस है या नहीं। हाँ, एक मिनट सर। जब प्राइमा फेसी केस एस्टेब्लिश हो जाएगा उसके बाद ट्रायल शुरू होगा, और ट्रायल में वो तमाम एक्सपर्ट्स, वो तमाम सबूत पेश किए जाएंगे बिल्कुल जिन पर प्रोसिक्यूशन रिलाई कर रहा है। वहां पर मौका मिलेगा एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। सबूत अगर कोर्ट समझती है कि ये सब कुछ सही है, तभी जाके आगे बढ़ेगा केस। अभी तो चार्जशीट है, उसके बाद चार्ज होगा। दैट मीन प्राइमा फेसी कोर्ट समझती है कि ये केस है। नहीं, और पुलिस को 3 साल लगे हैं। कौन जानता है कि वो 3 साल में वाकई पुख्ता सबूत लेकर ही आई है, या उसने 3 साल में अब चार्जशीट दाखिल करनी थी इसलिए कुछ सबूत तैयार किए हैं, ये अभी किसको पता। अभी हमको सुनवाई के लिए इंतजार तो करना पड़ेगा। भारत कटाना, क्या वाकई इस अभी सिर्फ चार्जशीट दाखिल होने से किसी पर सवाल खड़े हो सकते हैं, या इसका सियासी फायदा ये ले लीजिए कि भाई चार्जशीट आ गई, इसमें इन लोगों के नाम हैं और हमने कहा था ये देशद्रोही हैं, यही हो रहा है इस देश में। देखिए, सबसे पहले तो ये एबीवीपी की जीत है। इस फैसले से उन तमाम तथ्यों की जीत हुई है जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस घटना इस घटना के बाद, नहीं, एक फर्स्ट स्टेप है। इस घटना के बाद जो लगातार, और अगर कोर्ट से हम इन तथ्यों को रखा, अगर कोर्ट ने कह दिया कि जो सबूत पुलिस ने रखे वो नाकाफी हैं, तो एबीवीपी की हार होगी? बिल्कुल नहीं होगी। विद्यार्थी परिषद ने इस मुद्दे के खिलाफ में आवाज उठाई, पूरे देश के सामने उसमें हार नहीं है। असली चेहरे को देश के सामने लाने का प्रयास किया, और पुलिस ने इसी के आधार पर इसके पूरी जांच करने के बाद हमारे जेएनयू से के जॉइंट सेक्रेटरी सौरभ शर्मा ने तमाम तरह की उनसे जांच भी हुई है, वो गवाही भी है। आप बताइए ना सर, आप एक मिनट मुझे ये बताइए कि छात्रों से पूछताछ करनी थी और वीडियोस को चेक करना था, इसमें 3 साल क्यों लगा? उस समय जेएनयू के अंदर जो भी वहां पर छात्र उपस्थित थे उनसे पूछताछ बिल्कुल जरूरी है। जिन लोगों ने सौरभ शर्मा ने कंप्लेन की थी, उनसे पूछताछ बनती है। देखिए, किसी भी प्रोसेस को जानने में और न्याय में देरी जरूरी है, लेकिन अंधेर नहीं है। इसी तरह से पूरी जांच करने के बाद, ये तो पुलिस के ऊपर है, कोर्ट के ऊपर है, और संपूर्ण विश्वास है न्यायपालिका के ऊपर कि इसकी और जांच करने के बाद इस तरह के देशद्रोहियों पर जरूर कुछ ना कुछ कड़ी कार्रवाई होगी। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी चार्जशीट आई है, ठीक, अभी किसी को नहीं पता कि अदालती कार्रवाई में क्या होगा। एबीवीपी जो है इसको मुद्दा बनाकर 2019 में लोगों के सामने रखेगी कि ये लोग जो हैं ये देशद्रोही थे। देखिए, विद्यार्थी परिषद 2019 को मुद्दा बनाकर देश के सामने नहीं रखेगी। विद्यार्थी परिषद पिछले 3 वर्षों से इस तरह के कैंपस में होने वाली किसी भी घटना के खिलाफ में तब से लेकर आज तक लड़ रही है, और आगे भी आवश्यकता पड़ने पर इनके खिलाफ में जिस तरह से कैंपस में काम कर रहे हैं बिल्कुल रखेगी कि कैंपस के अंदर बिल्कुल पूछ रहा था। लेकिन मुझे एक चीज और समझाइए, बिल्कुल एक चीज और समझाइए कि अगर आप राम मंदिर के मुद्दे पर अदालत के फैसले का सम्मान करना चाहते हैं, इंतजार करना चाहते हैं, तो इस मामले में अदालत के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कीजिएगा? आप तुरंत क्यों कहिएगा कि यही हुआ है? हमने 3 वर्ष तक अदालत का फैसले का ही इंतजार किया है। अदालत क्या करेगी? चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ, पुलिस की जांच का इंतजार किया है, और अभी भी सुनील जी, मैं आप ही से पूछना चाह रहा हूं, सुनिए न्यायपालिका नवीन जी, जांच करने के बाद ये वही बात हुई जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जो कह रहे हैं भारत खटाना कि हम लोग इस मुद्दे को 2019 के पहले चुनाव में रखेंगे लोगों के बीच ले जाकर, यानी अदालत के फैसले के पहले एक जजमेंट ये जो है वो दी जा रही है सियासी तौर पर कि यही हुआ है, तो फिर अदालत के फैसले का मतलब क्या रह जाएगा? नहीं, सुशांत, अदालत के फैसले के बाद तो उनको सजा मिलेगी, या जो नहीं अदालत उनको छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी, वो सजा की बात है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, पिछले 3 वर्षों से किस मंच पर यह नहीं पूछा गया कि टुकड़े टुकड़े गैंग ने जेएनयू में खड़े होकर के नारे लगाए, पुलिस ने अभी तक क्या क्या चार्जशीट क्यों नहीं सबमिट करी? क्या नहीं पूछेगा मीडिया ने? सबने हम पे सवाल नहीं उठाए क्या?
सवाल काम ये पुलिस कर रही झूठ थी, है। सवाल हम पे उठा रहे थे, जब तक सवाल ये मोदी जी पे उठा रहे सबूत थे। नहीं पुलिस ने होगा, चार्जशीट ये सबमिट झूठ करी है। तो आप कह रहे हैं चार्जशीट क्यों झूठ सबमिट मत करी? बोलो। अरे इस देश के अंदर भारत के खिलाफ नारे लगाने वाले, नवीन इस जी, देश के अंदर भारत का नवीन अपमान जी, करने वाले, इस देश में सैनिकों नवीन का जी मेरी अपमान बात करने वाले, सुनिए, नवीन जी, आतंकवादियों को समर्थन इस करने देश वाले, में कोई व्यक्ति नहीं आतंकवादियों को होगा, समर्थन करने वालों के नवीन जी, इस खिलाफ देश हैं में हम। कोई व्यक्ति इन नहीं सैनिकों होगा को सम्मान जो ये करने के चाहेगा साथ कि क्या बात भारत करते हैं? तेरे आज टुकड़े आप होंगे कांग्रेस पार्टी के लोग किस मुंह से इंशाअल्लाह, बोल ऐसे सकते हैं? नारे लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई ना हो। हर आदमी चाहेगा, लेकिन गुस्सा तब आता है जब आप कहें कि मोदी सरकार आतंक ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ बहुत सख्त है और दिल्ली पुलिस जो केंद्र के अंडर आती है उसको चार्जशीट तैयार करने में 3 साल लग जाए। नहीं सुशांत जी, ये बात बिल्कुल गलत है। मेरा कहना यह है कि जब तक पूरे पुख्ता सबूत ना हो, सजा मिलने के लायक उस पर कार्रवाई ना हो, तब तक उसके खिलाफ चार्जशीट तभी सबमिट करनी चाहिए। आज लालू यादव जैसे इस देश के गाय का चारा खाने वाले के खिलाफ 25 साल लगे जेल भेजने में। आज जो है बेशक राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे अहमद पटेल हो, चाहे पी चिदम्बरम हो, चाहे नलिनी चिदम्बरम हो, चाहे कार्तिक चिदम्बरम हो, चाहे रॉबर्ट वड्रा हो, जमानत पर है, लेकिन ऐसा नहीं कोई जेल नहीं जाएंगे। और इस देश के गरीबों का पैसा लूटने वालों को जेल जाने में समय लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सरकार ने कार्रवाई नहीं की। सरकार कार्रवाई संवैधानिक संस्थाओं के अनुसार, संविधान के अनुसार कार्रवाई कर रही है। समय लग सकता है, लेकिन अन्याय नहीं होने देंगे। और न्याय मिलने में बेशक समय लगता हो, मैं ये भी कहता हूं कि इन लोगों को जेल जाना पड़ेगा। इसलिए जाना पड़ेगा कि देश के सवा लोगों को अस्वीकार तक खिलाया इन्होंने। उन लोगों के साथ उन्होंने अपमान किया है। आज देश का हर आदमी चाहता है कि भारत मां के सीने पे खड़े होकर के भारत मां एक चीज और बता दीजिए नवीन जी, ऐसे लोगों को जीने का नवीन जी एक चीज और बता दीजिए, आपने चार्जशीट पढ़ी है? मैंने चार्जशीट नहीं पढ़ी है, मैंने चार्जशीट नहीं देखी है। मैंने ठीक है, आपके कारण तो मुझे इतना बताइए, आज आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर इतने दावे से किस आधार पर कह रहे हैं कि पुलिस ने जो सबूत जुटाए वो इतने पुख्ता हैं कि इन लोगों को जेल जाना होगा, जब आपने चार्जशीट देखी ही नहीं? मैं इसलिए बिल्कुल आपने सही कहा सुशांत जी, मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैंने 30 साल तक क्राइम कवर किया है। मैं जानता हूं कि पुलिस इस तरह चार्जशीट सबमिट करने में फोरेंसिक एविडेंस इकट्ठा करती है, और जब फोरेंसिक एविडेंस जब आती है तो बहुत पुख्ता होती है। उसके आधार पर ऐसा नहीं है किसी को छूट करके चला जाए। सर अभी एक मामला है, जिस प्रकार सर अभी एक मामला है के आधार पर आप बता रहे हैं एनकाउंटर का गुजरात में, जिसमें सीबीआई की जज ने यह कहा कि कैसे सीबीआई काम कर रही थी कुछ लोगों को फंसाने के लिए। तो इस देश की संस्थाएं कैसे काम करती हैं ये सबको पता है। ये मत बोलिए कि पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी तो वो ऐसे सब जिस पर सजा मिली जाएगी और मिलनी उसके अंदर भी ये इसीलिए वो शराबुद्दीन केस की बात कर रहे हैं। उसमें अमित शाह नरेंद्र भाई मोदी को फंसाने के लिए कांग्रेस ने क्या षड्यंत्र नहीं रचे, वो सबके सामने था। लेकिन इसके अंदर वीडियो है, इसके अंदर एविडेंस है, इसके अंदर सारे टीवी नेशनल चैनलों पर चलता हुआ नजर आया है। भारत जो बार बार बात कही जा रही है, उसके अंदर इन्होंने गुजरात से हटा करके महाराष्ट्र रिपोर्ट और महाराष्ट्र में अगर वो रिपोर्ट है जैसा कि अभी तक मीडिया के लोगों को मुंह पे जूता मारा कि वो सारे वीडियो सही पाए गए, ऑथेंटिक पाए गए हैं, तो क्या कानूनी आधार बनता है उन वीडियोस को देखकर सजा देने का? यदि देखिए सर, इसमें सुशांत जी सबसे पहले तो अभी क्या है कि चार्जशीट फाइल हुई है, उसके बाद चार्जेस पे आर्ग्यूमेंट होंगे, चार्ज फ्रेम होगा, एविडेंसेस को देखा जाएगा। पर मैं एक बात यहां पर कह देना चाहता हूं, अभी काफी देर से मैं डिस्कशन को देख रहा हूं, 124A को जो सेडिशन जिसे कहा जाता है, उसकी जब आप प्लेन रीडिंग देखोगे इंडियन पीनल कोड के अंदर, तो उसको जो है एक्सप्लेनेशन दी है आपके सुप्रीम कोर्ट ने। एक 1962 का केस हुआ केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और उसको जो है बाद में 95 के बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में भी डिस्कस किया गया, जिसमें क्लियरली ये कहा गया है कि मान लो स्लोगन शाउटिंग भी होती है और डिसएफेक्शन गवर्नमेंट के खिलाफ दिखता है, पर उसमें इंसाइटमेंट होनी चाहिए, वायलेंस होना चाहिए। इस तरीके की जब 124A की इतनी क्लियर डेफिनेशन है, हाँ। तो हम लोग जो है ऑब्वियसली कोर्ट में केस लड़ेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि एक मिनट विजय, मुझे ये बताइए, आपका कहना है कि वहां भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, अगर ये नारे लगे भी लेकिन कोई हिंसा नहीं हुई तो ये देशद्रोह का मामला नहीं है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरा कहने कानूनी तौर पर ये कानूनी तो ये मान लीजिए कि कन्हैया कुमार ने ये नारे लगाए थे लेकिन हिंसा नहीं हुई, इसलिए मामला नहीं। कन्हैया कुमार ने कहा नारे लगाए, ये तो प्रूव करेगा, ये तो प्रोसिक्यूशन बाकियों ने लगाए, बाकियों ने लगाया या ना लगाया, मैं कन्हैया कुमार को आप नहीं बोल सकता हूं ना कि भाई ये जो है चार्जशीट प्रूव करेगा, वो प्रूव करेंगे। अगर कोई
कोई वीडियो में दिख रहा जो है कि भारत के लिए incite टुकड़े किया में गया है। कहते हुए, और सीएफएसएल की रिपोर्ट कह रही है कि वो वीडियो सही है, तो उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? ये तो एविडेंस में पता चलेगा ना सर। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये एविडेंस है कार्रवाई तो होगी ना, ना। कोर्ट अपना कोर्स तो लेगा ना। ऐसे में कोर्ट- जो नवीन जी कह रहे हैं कि अगर सीएफएसएल की रिपोर्ट है, जो राघव कह रहे हैं कि सीएफएसएल की रिपोर्ट मैं है और एक वो वीडियो को प्रश्न- ऑथेंटिक एक बता चीज रही है, कहना चाहूंगा। तो फिर उनका आधार सही है। सुशांत जी, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, मुझे लग रहा है इसमें थोड़ी जल्दबाजी है अभी क्योंकि मीडिया के हवाले से इस तरह की बातें आ रही हैं। पॉइंट देना चाहूंगा। तो अभी पता चलेगा। ठीक है, राघव आप जो जोड़ रहे हैं बोलिए। चीजों को पता चलेगा। राघव, आप और लीगल वैसे पॉइंट भी जोड़ना चाह रहे हैं। इस हमेशा से हाँ, मैं इस मामले में बहुत छोटा सा ज्यादा लीगल जल्दबाजी पॉइंट। अच्छा, एक बार वो सुन लें, वो ये क्या जो लीगल दो पॉइंट है? जजमेंट्स की बात करी, दो जजमेंट्स की बात करी हमारे मित्र विक्टर दिशा जी ने, उसमें से दूसरा जजमेंट उठा के पढ़ ले। उसके आखिरी पैराग्राफ में यह लिखा है कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे। तो उसका साफ साफ इंप्लीकेशन है आखिरी पैराग्राफ में कि अगर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए होते तो केस में कुछ डिफरेंट किया जाता। पता नहीं विक्टर दिशा जी या चलिए, तो पढ़े नहीं आप पूरा वीडियो के आधार judgment, नहीं, या देखिए आप फिर वीडियो के आधार पर इंडिया कह रहे हैं ना कानून में कि अभी आप हिंदुस्तान अपने मुर्दाबाद मोबाइल के नारे फोन पर लगाए खोल के गए देखें। हैं। आप मोबाइल वीडियो के पे आधार इंडिया पर कह कानून रहे हैं कि पर उठा हिंदुस्तान के मुर्दाबाद देखें। के नारे लगाए बिल्कुल, मैं गए हैं। वीडियो के आधार पर कह रहा हूँ। हाँ, तो मैं ठीक वीडियो है। के आधार पर कह रहा हूँ। भारत अरे के आपकी टुकड़े रिपोर्ट होके भी आ नारे जाएगी, लगाए उसको भी गए। देख लेंगे। अब वीडियो की ऑथेंटिसिटी आप डिस्प्रूव कर लें। अरे सर, आपकी सीएफएसएल कि आप फाइंडिंग को आप डिस्प्यूट कर लीजिए ट्रायल में। सर, आप इतने बड़े वकील शुरुआती हैं, है। मुझे पूरा अब विश्वास बड़े है छोटे वकील कि आप की बात नहीं है। CFSL का जो डायरेक्टर मैटर आएगा होगा तो हम लोग उसको क्रॉस डिस्कस करेंगे, एग्जामिनेशन उसको तोड़ करेंगे। देंगे। डिफेंस आप डिफेंस इतने काउंसिल बड़े का आदमी काम है है। सर, आप उसको तोड़ दीजिएगा क्रॉस एग्जामिनेशन में। अच्छा, मुझे एक चीज और सर, बताइए विक्टर, सीएफएसएल की रिपोर्ट का से जो भी भी छेड़छाड़ हो सकती ऑफिसर है? आएगा, आप उससे अच्छा जो है क्रॉस कर लेंगे, मुझे क्यों नहीं पूरा हो सकती है? विश्वास है। जब मान लो इनजेन्युइन जो है लीजिए। रिपोर्ट आएगी, आप है ना, करके दिखाइए वीडियो ना। इनजेन्युइन है तो अरे आप पता देख चलेगा। लीजिए, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है, कक्कड़ वकील सब लग रहा है मुझे। क्या सीएफएसएल की रिपोर्ट से भी छेड़छाड़ हो सकती है? क्योंकि इस देश में आजकल कुछ भी हो सकता है, ये आरोप लग जाते हैं। जजेस को खरीदने से लेकर ईवीएम में छेड़छाड़ से लेकर, जब अपने पक्ष में बात ना हो तो सब पर सवाल उठ जाते हैं। तो सीएफएसएल की रिपोर्ट पर भी सवाल उठ सकते हैं क्या? और केवल विपक्ष रहता है, केवल विपक्ष, कांग्रेस और सपा बसपा के लोग उसके साथ, और कोई नहीं। कक्कड़ साहब, देखिए साहब, ऐसा है कि सीएफएसएल एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, पुलिस का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। वहां एक्सपर्ट्स है जिनको उसी बेसिस पर वहां पे रखा गया है। और अगर वो कहते हैं कि हाँ ये जेन्युइन है टेप, तो वो भी विटनेसेस के तौर पे आएंगे कोर्ट के सामने, उनको बताना पड़ेगा कि किस बिना पर वो कह रहे हैं कि ये जेन्युइन है, किस सबूत पर वो कह रहे हैं कि उनके। सो वो विटनेसेस है, वो भी क्रॉस एग्जामिनेशन होनी है, एग्जामिनेशन होना है, क्रॉस एग्जामिनेशन होना है। तो ये भी ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ कह दिया तो वही सही समझा जाएगा। वो भी कोर्ट में आके विटनेस देंगे अपनी कि हमने ये इन तथ्यों पे कहा है कि ये जेन्युइन है, और फिर वो क्रॉस एग्जामिन होंगे, डिफेंस काउंसिल करेगा उनको क्रॉस एग्जामिन। तो ये सारा एक लंबा तरीका है, ये नहीं कि उन्होंने कह दिया तो सब ठीक है। लेकिन अभी जो चार्जशीट हुई है, इसकी देखो ऐसे चलता है कि अब कोर्ट इसका कॉग्निजेंस लेंगी, कोर्ट अब दोनों पक्ष को बुलाएंगे और वो थोड़ी एक किस्म देखना चाहते हैं कि क्या इसमें प्राइमा फेसी केस है कि नहीं। और अगर वो समझ जाते हैं कि कोर्ट कहती है कि प्राइमा फेसी है तो वो चार्ज फ्रेम करें, कोर्ट कहती है कि नहीं है तो वो इसको डिसमिस कर देंगे। तो ये अब जो मामला है वो कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट ने ये कहना है कि आगे केस चलेगा या केस आगे नहीं चलेगा। ठीक है सुनीत चोपड़ा जी, अगर मान लीजिए वीडियोस हैं और सीएफएसएल कह रही है कि ऑथेंटिक हैं, मैं और इसमें सहमत हूं कोई भी जो हो, मैं कह नाम रहे नहीं ले रहा, कोई भी हो जो ये चिल्लाता दिखे, ये नारे उनको लगाता कहने दिखे दो कि भारत के लिए authentic है या टुकड़े नहीं होंगे है। इंशाअल्लाह ये इंशाअल्लाह, पूर्वाग्रह है। उस आदमी के साथ जो कोई भी उन्होंने इस कहा देश है, का नागरिक क्यों कोर्ट खड़ा हो? सहमत है तो तब देखेंगे। सुनित सुशांत जी, मैं कह रहा हूं सुनीत चोपड़ा जी को तो बोलने का अधिकार मानेंगे नहीं, नहीं तो मैं इसको बिल्कुल अधिकार नहीं। पूर्वाग्रह और झूठ मानता मैं हूं। सुनीत जी को बोलने का अधिकार ही नहीं है।
मैं दावे से कहता हूं कि इसलिए अरे तो आप राफेल पे कैसे बोल रहे हो, जिसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में सीबीआई ने डायरेक्शन नहीं दी, आप उसके बारे में कहते हो जांच करना चाहता था। आप किस तरह की बातें करते हो? आप हर अपने हिसाब से तय करेंगे क्या? आपको तो बोलने का अधिकार नहीं है। आप एक तरफ अगर ये सही है तो वो झूठ है, और वो झूठ है तो ये सही है। किसको मानेंगे सही? तय करेगा। बताइए आप मुझे। आपने लीक करवाए पर कोर्ट ने तो राफेल मामले में तय किया, जो भी आप लोग को नहीं मानना है, आप लोग सेलेक्टिवली मानते हैं। कोर्ट तय करेगा कहते हैं, लेकिन कोर्ट जब तय करता है तो सुनते नहीं है। मेरी खुटा मेरा बाप का क्या बात करते हैं आप? आपने कुछ नहीं तय किया। उसने कहा है सेक्शन 132 के आधार पर इंक्वायरी नहीं हो सकती हमारे द्वारा, ये पार्लियामेंट करेगी और जेपीसी करेगा। पार्लियामेंट करेगी और जेपीसी करेगा, ये कोर्ट ने कहा है। सुनिए जी, कम से कम टीवी पे बैठ के झूठ तो मत बोलिए। ये जजमेंट में कहीं नहीं लिखा है कि कोर्ट ने कहा है कि जेपीसी जांच करेगा। कहा है कि आप यहाँ भी झूठ बोलते हैं, बाहर भी झूठ बोलते हैं, विदेश में भी आप चाचा झूठ बोलते हैं, सब जगह आप झूठे बोलते हो। करते क्या है आप लोग? जजमेंट पढ़िए, वो कहते हैं अरे जजमेंट पढ़ने से बेहतर है आप कम से कम सच बोलना सीखिए। तो चल आप जो तिनके भर भी सच बोलना सीखिए। झूठ की फैक्ट्री कब तक चलाएंगे आप लोग? झूठ बोलते हैं लगातार। सुनील चोपड़ा जी, मुझे एक बात बताइए। झूठ की नजर आ रहा है ना, थोड़ा सा रुकिए, एक सवाल खड़े मुझे बताइए, या तो ये चार्जशीट सही है, या फिर जो राफेल वाले मामले पर आप जो बोल रहे हैं वो झूठ है, या फिर राफेल वाले मामले पर सही है तो ये चार्जशीट क्या कहना चाहते हैं? सुने होंगे वो भी हट जाएंगे। सुनील चोपड़ा जी, मुझे एक बात बताइए। अरे कम से कम कुछ नवीन जी थोड़ा सा रुकिए सर, चुल्लू भर नवीन जी थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चाहिए। सुनील चोपड़ा जी, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, थोड़ी देर के लिए मामला भूल जाइए। सुनील चोपड़ा जी, आप मेरा सवाल सुनिए। छात्र नेता के ऊपर सुनील जी, मेरा सवाल सुनिए। आप देश को डुबाने का काम मत करिए। सुनील जी, मेरा सवाल सुनिए। मैं डूब जाऊँ, नवीन जी थोड़ा रुकिए। डूबना चाहिए। सुनील जी, मेरा सवाल सुनिए, ये बताइए, इस मामले को थोड़ी देर के लिए किनारे कर दीजिए। ये बताइए कि कोई भी आदमी, चाहे बीजेपी का हो, मैं हूं, कोई भी आदमी इस देश में अगर ये कह रहा है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, क्या ये देशद्रोह का मामला है या नहीं? जेएनयू भूल जाइए, कन्हैया कुमार भूल जाइए, मैं सिर्फ नारे पे पूछ रहा हूं, क्या ये देशद्रोह है कि नहीं? मुझे पहली चीज जो मैं जानना चाहता हूं, ये सच है कि नहीं। मैं पूछ रहा हूं, अगर बताएगा, मैं पूछ रहा हूं सर, मेरी बात, मेरा सवाल सुनिए आप। मैं कह रहा हूं कि आप ये केस भूल जाइए। मैं कह रहा हूं कि सुनील जी के सामने खड़ा होकर एक आदमी ये कह रहा है भारत तेरे टुकड़े होंगे, क्या ये देशद्रोह की कैटेगरी में आता है कि नहीं? इस देश में जस्टिस का सिस्टम है, इस देश में व्यवस्था है, इस देश में व्यवस्था है। को धरती मंचों जमीन का टुकड़ा, मुझे आश्चर्य हो रहा है भाई, भारत तेरे टुकड़े होंगे ये कहने वाला इस देश के खिलाफ है या नहीं, ये कहने वाली आपको कैसे सोच हो जाएगा? आप बात को इधर उधर घुमा रहे हैं। इस व्यक्ति ने इस तरह की नारे लगाए हैं, और ये हमारे जो इंडियन पिनल कोड है उसको सेक्शन 124 के अधीन जज कहता है इसको हम चार्ज कर सकते हैं। कौन कहता है? कोई तो जाएगा ना, जज कहता है। कोर्ट, उसके बाद कोर्ट फैसला देगी कि ये हुआ है कि नहीं, लेकिन कोर्ट के सामने कोई तो ले जाएगा ना इस केस को। चोपड़ा साहब, आप तो बहुत जानकार आदमी हैं, आप लेकिन ओनली फॉर आर्गूमेंट से डोंट कीप कोई भी ले जाए केस को, कोई तो उसके बारे में नहीं बोल जाएगा तो पुलिस कोर्ट के सामने ले के बारे में बोल रहा हूँ। पुलिस एक चार्ज के कुछ कहे, आप कौन होते हैं पूर्वाग्रह के आधार पर ये बकवास करने के लिए? तो अरे तो कमाल करते हो, इस देश में कौन है कोई भी फैसला सुनाएंगे कि भारत माँ के टुकड़े करने वाला देशद्रोही है, गद्दार है भैया, सभ्य लोगों को लाया करिए जीने का टीवी पे, कोई हक नहीं है। सभ्य लोगों को टीवी पे लाया करिए सुशांत। जी यू सर, डोंट हैव टू ब्रिंग सच पीपल। ये आजकल फैशन है सर, क्या करूं मैं इसका? लोग टेलीविजन पे बैठते हैं और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मैं बस उनकी तरफ से माफी मांग सकता हूं। सुनो, भारत अमित शाह को सुनो, अपने आप आपको जानकारी है सुनो जी, दिल्ली में पुलिस कमिश्नर है, जस्टिस की व्यवस्था है, जो लोग कानून में व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, जो अफसर गुरुओं को आतंकवादी नहीं मानते, जो लोग याकूब मेनन की फांसी को सही नहीं मानते, वो लोग आज कन्हैया को कैसे दोषी मान सकते हैं? जो कन्हैया जिस प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है, जिस प्रोटेस्ट के खत्म होने के बाद भाषण दे रहा है, उस कन्हैया को आज इससे बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कन्हैया उसमें शामिल नहीं था। अगर शामिल नहीं था तो पुलिस ने किस आधार पर उसके आईपीसी के तहत उसके खिलाफ में चार्जशीट दाखिल की गई है? आज उन तमाम राजनीतिक व्यक्तियों के ऊपर तमाचा है जो लोग उस दिन रात को जेएनयू के अंदर जाकर इस तरह के देश विरोधी लोगों का समर्थन कर रहे थे। उसमें राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जो
घूम घूम कर कह रहे थे वीडियो डॉक्टर है आज वो सर मेरे पास वक्त इतना ही था, लेकिन इतना जरूर है लगभग कि अभी 100 चार्जशीट दाखिल हुई है। चार्जशीट में हॉस्टाइल क्या हो गए। जानकारियां क्या हैं इसका हुआ? इंतजार करना होगा, लेकिन वो जानकारियां बाहर आए उससे पहले सियासत तेज है और क्या वो सियासत 2019 पर प्रभाव डालेगी ये भी देखना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हम एक छोटे से ब्रेक पर जाएं, उससे पहले आपको दिखाते हैं भैया